तो दोस्तों, इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का मैच ख़त्म हो चुका है और इंडिया ने एक बहुत अच्छी फाइट करके ये मैच अपने नाम किया है। इंडिया ने ये बता दिया है कि वो वर्ल्ड चैम्पियन क्यों है और जो संजू सैमसन है उनके फॉर्म की वापसी से इंडिया यहाँ सेमीफाइनल तक पहुँचा है। आपको जान के हैरानी होगी कि एक नया रिकॉर्ड इंडिया के नाम आया है जिसने 195 रन चेज़ किए हैं। इससे पहले 178 रन थे जो 2016 में चेज़ किए गए थे। उस टाइम हमारे पास चेज़ मास्टर विराट कोहली थे। तो शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। इंडिया ने टॉस जीतकर ईडन गार्डन के मैदान पे सबसे पहले बॉलिंग करने का फैसला किया क्योंकि पिच पे ड्यू आने के चांसेस थे। सेकंड इनिंग में बैटिंग आसान होती, इस वजह से उन्होंने बॉलिंग करना सही समझा। उनका फैसला सही होता भी कुछ गलती अगर इंडिया नहीं करती तो सब कुछ सही चल रहा था। वेस्ट इंडीज़ ने भी अपने ओपनर्स में चेंजिंग करी थी। इस बार रोस्टन चेज़ के साथ ओपनिंग करने कप्तान शाही हो पाए और रोस्टन चेज़ को हम सबको पता है, इनको राइट हैंड का गिलक्रिस्ट भी बोलते हैं कि बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। अगर उनको चांस दिया तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं। इंडिया ने शुरू में बहुत कसी हुई बॉलिंग की, लेकिन चौथे ओवर की 5वीं बॉल पर जसप्रीत बुमराह के रोस्टन चेज़ का कैच अभिषेक शर्मा से ड्रॉप हुआ। कैच का है या यूँ कहें लॉलीपॉप, जो कि मतलब गली कूचे में कहता ना लॉलीपॉप कैच जो हाथ में आ रहा है, वो कैच ड्रॉप हुआ। वो जो कैच ड्रॉप हुआ उसके बाद से जो अभिषेक शर्मा की बॉडी लैंग्वेज थी वो पूरी तरीके से चेंज हो गई। वो बहुत ज़्यादा ही प्रेशर में दिखे, जो कि मतलब ज़रूरी भी है। वजह यह है कि आपको सेमीफाइनल में जाना है और अगर आपने अपने जो फील्डिंग का स्टैंडर्ड है वो ऐसे रखेंगे तो आप वर्ल्ड चैम्पियन नहीं बन पाएंगे, आप सेमीफाइनल में आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो जो वो कैच छूटा, मुझे ऐसा लगा उस टाइम कि कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया ने वर्ल्ड कप छोड़ दिया हो। सभी बहुत नाराज़ थे। इवन गौतम गंभीर का जो फेस एक्सप्रेशन था वो बहुत ही वियर्ड था, क्योंकि वो कैच ऐसा था कि वो कैच में कोई ऐसा रिस्क नहीं था, कहीं भागना नहीं था, बॉल ऊपर खड़ी थी और सीधे हाथ में आ रही थी, लेकिन वो कैच छूटा और सबको ऐसा लगा कि रोस्टन चेज़ खतरनाक होंगे। बड़ी ही मुश्किल से 68 रन पर वेस्ट इंडीज़ की पहली विकेट गिरी शाई होप के रूप में। वरुण चक्रवर्ती ने उनको बोल्ड किया, तब जाके इंडिया को थोड़ी चैन की सांस आई। लेकिन हमें पता है ये पूरी टीम पूरे हिटर्स से भरी पड़ी है, चाहे वो रोस्टन चेज़ हुए, चाहे सिमरन हेटमायर हुए, चाहे रदरफोर्ड हुए, चाहे रोमन पाउल हुए, चाहे जेसन होल्डर हुए। बहुत लंबी लिस्ट है भाई इनकी। इनके 6-7 तो बैट्समैन है, 6-7 ही बॉलर हैं। इनको आप मतलब दानव बोल सकते हो, एकदम दानव, निर्दयी। ये अगर चल जाए ना तो फिर ये स्कोर मेरे को लग रहा है कभी तो ऐसा आएगा कि ये ही वो पहली टीम होगी जो 300 रन मारेगी। मैं सही बता रहा हूँ, मतलब कहीं से भी ये टीम कमज़ोर नहीं है। मैं भी सेकंड इनिंग पर अगर आऊँगा तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 7 बॉलर इन्होंने यूज किए, 11 में से 7 बॉलर। एक बीच तो मैंने ये सोचा कि भाई शाई होप को भी बॉलिंग कर ही लेनी चाहिए, विकेट कीपिंग छोड़ के। सारे बॉलर और सारी बैट्समैन। खैर 68 रन पे इनका पहला विकेट गिरा, उसके बाद सीधा 102 रन पे सिमरन हेटमायर का विकेट गिरा। अच्छा, हेटमायर का विकेट भी बड़े नाटक वाले अंदाज में गिरा। उससे पहले इंडिया ने बहुत ट्राई करा कि वरुण चक्रवर्ती से हो जाए, अक्षर पटेल से हो जाए, अर्शदीप सिंह से हो जाए, लेकिन फाइनली उनका विकेट जसप्रीत बुमराह को मिला। ये 6ठी बार था जो जसप्रीत बुमराह ने सिमरन हेटमायर को आउट किया, ये रिकॉर्ड है। उसके बाद से स्टेन रदरफोर्ड आए, उन्होंने भी 9 गेंद में 14 रन मारे। रदरफोर्ड का विकेट हार्दिक पांड्या को मिला। रोमन पावल ने 34 रन बनाए और जेसन होल्डर ने 37 रन बनाए। टोटल स्कोर हुआ आपका 195 for 4 और इन स्कोर में सबसे बड़ा जो योगदान रहा वो अभिषेक शर्मा का रहा, क्योंकि अभिषेक शर्मा से 2 कैच ड्रॉप हो गई थी। 2 कैच इन द सेंस मीन्स पहली कैच जो ड्रॉप हुई थी वो 4.5 ओवर्स में रोस्टन चेज़ की ड्रॉप हुई। उसके बाद जो दूसरी कैच अभिषेक शर्मा से ड्रॉप हुई वो 18.3 ओवर में अर्शदीप सिंह जो रोमन पाउल को बॉलिंग कर रहे थे उसका कैच उन्होंने बाउंड्री लाइन पर ड्रॉप किया। अब इससे जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी चेंज तो थी ही। अब मेरे को भी ये लग रहा था कि ये बंदे के ऊपर, ये अभी नया बंदा है और इसके ऊपर अभी इतना प्रेशर आ गया है, क्योंकि मोस्टली लोग उनको उसी टाइम ट्रोल करना शुरू कर दिए थे। तो इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया है कि इसको किसी भी हाल में परफॉर्म करना है। और दोस्तों ऐसे टाइम पे सिर्फ 2 चीज़ होती है, या तो आदमी निखर जाता है या आदमी बिखर जाता है। हमको ऐसा लगा था कि शायद इसकी वजह से रन बने तो कहीं ना कहीं वो इसकी भरपाई करेंगे या फिर उसकी बैटिंग
आएगी तो वो चीज़ उसको फिलअप करके ये मैटर क्लोज होगा। लेकिन जो मैदान पे हुआ वो बिल्कुल अलग हुआ। खैर इंडिया की इनिंग स्टार्ट हुई, शुरू में ही थोड़े 1-2 अच्छे शॉट लगाए अभिषेक शर्मा ने, लेकिन सबको दिख रहा था कि काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। प्रेशर तो होता ही है, माइंड साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, बाहर का प्रेशर होता है, मैच का प्रेशर होता है, सेमीफाइनल में जाना होता है। उसके बाद संजू सैमसन को पूरे 2 ओवर के बाद बैटिंग मिली, क्योंकि स्ट्राइक यही रख रहे थे अपने पास मैक्सिमम, तो 1-1.5 ओवर के बाद संजू सैमसन की स्ट्राइक मिली। और बंदे ने, मैं तारीफ करूंगा उस बंदे की, क्या खेला है, क्या शॉट सिलेक्शन है, मतलब गजब। उस बंदे ने विदाउट अ सिंगल चांस, हालांकि 1-2 चांस ऐसे हाफ मिले थे, ऐसे फुल नहीं मिले थे कि छूट जाए, उस बंदे ने बहुत ही खूबसूरत इनिंग खेली अपनी पारी की। ये मैं अभी आगे बताऊंगा। फिलहाल अभी मैच के बारे में जो अभी चल रही है डिस्कशन अभिषेक शर्मा से रिलेटेड, अभी बात करते हैं। पहले तो अभिषेक शर्मा का जो 10 रन पे अभिषेक शर्मा का पहला विकेट गिरा, जो उनका विकेट मिला वो मिला अकील हुसैन को, जो कि स्पिनर है, लेग स्पिनर है और ये लेफ्टी है। उन्होंने इसका विकेट लिया। सोचिए कितना ये बंदा दबाव में है। इसका शॉट सिलेक्शन, कहते हैं ना कि खराब वक्त होता है ना तो ऊँट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है, वही हाल है। जबकि लेग स्पिनर को, मतलब इसके लिए तो ऑफ स्पिनर हुआ, उसको स्पिनर नहीं समझते थे जब इनका फॉर्म था तो, लेकिन आज उसने इसका विकेट ले लिया। इन्होंने 11 बॉल पे 10 रन बनाए। ईशान किशन आए, ईशान किशन भी कुछ खास नहीं कर पाए, उन्होंने 6 बॉल पे 10 रन बनाए, एक अच्छा शॉट खेला, लेकिन सिमरन हेटमायर का बस कैच उनका चला गया बाउंड्री लाइन पे, उन्होंने उसका कैच लिया। उसके बाद हमारे सूर्या भाई साहब आए, शुरू में इन्होंने संभल के खेला, संजू का साथ दिया। इस बीच में संजू की रिस्पॉन्सिबिलिटी भरी पारी को हम भूल नहीं सकते। उस बंदे ने रन रेट भी मेंटेन किया, उस बंदे ने शॉट सिलेक्शन भी किया, उस बंदे ने विकेट भी बचा के रखी। मतलब वो एक तरह से एंकर के रोल में था। सूर्य कुमार यादव को थोड़ा मौका मिला टिकने के लिए, लेकिन वो उसका ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाए। ऑब्वियसली वो भी आउट ऑफ टच ही दिखे, अभी तक के गेम में कोई ऐसा मतलब लगा नहीं उनकी को मिला। और स्टेन रदरफोर्ड ने उनका एक बहुत ही खूबसूरत कैच पकड़ा। फिर आए तिलक वर्मा, जिनको फिनिशर का रोल मिला हुआ था, उन्होंने भी एक ठीक ठाक पारी 27 रन की खेली। उन्होंने 4 चौके और 1 छक्के लगाए और उसका विकेट जेसन होल्डर को मिला। हार्दिक पांड्या आए, हार्दिक पांड्या ने 17 रन की पारी खेली, उनका विकेट मिला, उनका विकेट भी जिसैमरन जोसेफ को मिला। और शिवम दुबे ने लास्ट में 8 रन बनाए और नॉट आउट रहे। इन सब में जो हम तारीफ करेंगे वो संजू सैमसन की करेंगे। आप समझ सकते हो, जिस बंदे को पूरी मतलब मीडिया गाली दे रही है, यूट्यूबर्स ट्रोल कर रहे हैं, उस बंदे ने एक ऐसा जवाब दिया। उसके लिए जो गॉड्स प्लान था, उसने गॉड ने ऐसा सेट किया कि आज वो पूरी देश की नज़र में हीरो है। सबसे पहली बात कि उसने कभी 100 के आसपास जाने के बाद ये नहीं सोचा कि मैं पहले इंडिविजुअली 100 रन मार, उसने सोचा जीत के बारे में कि पहले टीम जीते 100 लग जाएंगे। बिल्कुल मुझे ये बात उसकी बहुत अच्छी लगी कि वो टीम स्पिरिट के साथ खेल रहा था। और मैं आपको बता दूं, जो ये एंकर इनिंग है, ये शायद संजू सैमसन की कह लो या क्रिकेट के इतिहास की कह लो, जो इंडियन क्रिकेट के इतिहास की सबसे बेस्ट पारी थी। क्योंकि आज तक क्रिकेट में इंडिया ने 195 चेज किए ही नहीं थे। और संजू सैमसन की जो पारी थी, जो लास्ट ओवर में उनको चाहिए था 7 रन, दोस्तों उन्होंने 2 बॉल पे ही मैच खत्म कर दिया। जो वो पारी बंदा खेल के गया है, सैल्यूट है उस बंदे को। उतनी प्रेशर में, उतने विकेट गिरने के बाद उस बंदे ने उस पूरी पारी को संभाला है। तो जिस बंदे को 2 हफ्ते पहले लोग ट्रोल कर रहे थे, वो आज का हीरो बन गया। और जिस अभिषेक शर्मा को 2 हफ्ते पहले लोग हीरो समझते थे, वो आज के टाइम में विलेन बन गया। हम खुश तो हैं, लेकिन यहाँ पे जो कमी है वो भी हमें समझनी होगी। पहली कमी आती है अभिषेक शर्मा की। देखिए, अभिषेक शर्मा आउट ऑफ टच है, ये तो अब तक सब लोग आप लोग जान गए होंगे कि आउट ऑफ टच है। अब सिर्फ 2 मैच बचते हैं, सेमीफाइनल और फाइनल। और अभी मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इंडिया टीम को रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये वो सिचुएशन ही नहीं है कि जो एक्सपेरिमेंट्स हो, जो उनकी फॉर्म का वेट हो, ग्रुप लेवल तक, स्टेज लेवल तक सब सही है, लेकिन यहाँ पे कोई चांस नहीं बनता। अभिषेक शर्मा कंप्लीटली आउट ऑफ टच है और फिलहाल उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी लो है। तो अच्छा ये होता, बेहतर ये होता कि अभिषेक शर्मा को ड्रॉप करके ईशान किशन से ओपनिंग करवाते संजू सैमसन के साथ। क्योंकि ईशान किशन का भी जो फॉर्म है वो तभी से गड़बड़ हुआ जब वो 1 डाउन आए। लेकिन अगर वो ओपनिंग करते हैं तो ओपनिंग करते हो सकता है अपने पुराने फॉर्म में और संजू सैमसन के साथ एक अच्छी शुरुआत करें। अभिषेक शर्मा का जल्दी विकेट गिरना ईशान किशन के ऊपर ऑटोमेटिकली प्रेशर ला दे रहा है और वो बंदा अपना नेचुरल गेम खेल ही नहीं पा रहा। उसकी वो जगह ही नहीं है, उसको जबरदस्ती वहां सेट करने में लगे हुए हैं। वो जगह सूर्य कुमार यादव की है। इसीलिए
अगर ये अभिषेक शर्मा को ड्रॉप कर देंगे तो ईशान किशन और संजू सैमसन को जगह मिल जाएगी ओपनिंग की। अब मेरी दूसरी बात अब ये है कि अभिषेक शर्मा बाहर तो अंदर कौन। यहाँ पे 2 ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि बैटिंग स्ट्रेंथ जरूरी है तो रिंकू सिंह को वापस लेके आओ, और अगर आपको लगता है कि बॉलिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा जरूरी है तो सिराज को लेके आओ, क्योंकि सिराज का रिकॉर्ड सेना देश के अगेंस्ट, जो अगला मैच इंग्लैंड के अगेंस्ट है, चाहे उसके बाद अगर हम फाइनल में जाते हैं तो साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड कोई भी है, उसमें सिराज का बहुत ही इफेक्टिव आंकड़े हैं। इसी वजह से अगर बॉलिंग स्ट्रेंथ करनी है तो सिराज को लीजिए, वरना मैं तो बेटर यही मानता हूँ कि रिंकू सिंह को लेके आए। रिंकू सिंह को क्यों? देखिए आज के टाइम में तिलक वर्मा ने जो रोल किया, तिलक वर्मा हमारे बैटिंग लाइन में 5वें नंबर पे है, लेकिन जब तक रिंकू सिंह फिनिशर थे, रिंकू सिंह को हमेशा 6ठे या 7वें नंबर पे भेजा जाता था। भाई ऐसा क्यों? मतलब उस बंदे के साथ इतना गलत क्यों हो रहा है? वो भी फिनिशर है, उसके पास भी टैलेंट है। आप भूलिए मत, ये वही बंदा है जिसने आईपीएल में लास्ट 5 गेंदों पे 5 छक्के मार के केकेआर को जीत दिलाई थी। हम भूल नहीं सकते। सिर्फ मैं एक कहानी नहीं कह रहा, श्रीलंका में भी इन्होंने बहुत अच्छी इनिंग करी थी। बायलैटरल सीरीज में इन्होंने काफ़ी टाइम पे क्रूशियल मोमेंट पे बहुत अच्छे गेम खेले हैं, और ये एंकर इनिंग खेल सकते हैं, फिनिशर की बहुत बेहतर भूमिका निभा सकते हैं, बशर्ते उनको शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल से ऊपर भेजा जाए। फिर पता नहीं कि इंडियन क्रिकेट टीम में चलता है, जब रिंकू सिंह आता है तो उसको 7वें डाउन पे भेजते हैं, जब तिलक वर्मा आता है तो उसको 5वें डाउन पे भेजते हैं। तो इसका तो एक ही मतलब निकलता है, या तो आप रिंकू सिंह को बैट्समैन नहीं समझते, ये जानबूझ के उसके साथ पॉलिटिक्स हो रही है। रिंकू सिंह को 5 नंबर पर अगर ये भेजे तो मैं दावे से कह सकता हूं कि रिंकू सिंह एक बहुत ही अच्छा फिनिशर का रोल कर सकता है और वो टीम को जिता सकता है। ठीक, अब आती है बात रिंकू सिंह के बाद कि क्या अक्षर पटेल की जगह कुलदीप यादव को खिला सकते हैं? तो बिल्कुल खिला सकते हैं। अक्षर पटेल अभी आउट ऑफ टच है, ठीक है, बैटिंग स्ट्रेंथ है, लेकिन बॉलिंग हमने कल देखी, बॉलिंग में वो धारी नहीं है उनके। तो मैं ये कहता हूं कि अगर कुलदीप यादव खेले तो बहुत बढ़िया है। और कल जो सूर्या के कप्तानी में कमी नजर आई वो ये आई कि जब जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट दिला दिए थे तो उनका 1 ओवर और बनता था वहां पे। अगर जसप्रीत बुमराह 1 ओवर और बनाते, शायद बहुत ही जल्दी में रदरफोर्ड आउट होते, रॉमन पावल आउट होते। तो थोड़ी मोड़ी चीजें हैं, लेकिन अभी जो वर्स्ट कंडीशन बन रही है वो अभिषेक शर्मा के लिए बहुत ज्यादा ही डेंजरस सिचुएशन बन रहा है। और मेरा अपना ओपिनियन है कि इंडिया को अब सेमीफाइनल और फाइनल में अभिषेक शर्मा के ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, बहरहाल मैच बहुत ही जबरदस्त लगा। इंडिया ने जिस हिसाब से चेज करा, बहुत जबरदस्त। संजू की जो मास्टर एंकर इनिंग थी उसके लिए सैल्यूट संजू भाई को, और उम्मीद करते हैं कि वो अपनी फॉर्म को आगे भी बढ़ाएंगे। वो अपने जो गेम टेम्परामेंट है वो ऐसे ही इंडिया को जीत दिलाएंगे, और हम ऐसे ही इंग्लैंड को एक अच्छे मार्जिन से हरा के फाइनल की टिकट लेंगे। तो दोस्तों, बात अब हम करेंगे अगले मैच में जब हमारी टीम इंग्लैंड से मैच होगी। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय, शब्बा खैर, खुदा हाफिज।